नर्मदे हर जुनून में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ शुरू करने के पहले आपसे एक शेर कहना चाहूंगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी अपने आप झुका करती हैं। ऐसी ही एक मैया आज मेरे साथ है जिनका नाम है ज्योति ताई, और जो पुणे से बिलोंग करती है। और वो मैया की बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी, ये तो मैया के बारे में इतनी ताकत है, मैया इतनी शक्तिशाली है कि जिन्होंने 34 डेज में 34 दिनों में नर्मदा परिक्रमा संपूर्ण पूरी की, और वो भी साइकिल से। एक अकेली मैया सशक्त होके, सबल होके पूरा 3000 किलोमीटर की संपूर्ण दूरी तय करती है, और उसको मेरा शत शत नमन है। तो और सिर्फ उनका एक ही अचीवमेंट नहीं है, उनके अचीवमेंट्स इतने हैं कि मैं अगर अपने आप से कहूं तो शायद बेटर होगा कि उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे। तो चलिए मैया से मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ज्योति मैया, आपका जुनून में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपा जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे जानना कि बहुत सारी चीजें जाननी है, पर सबसे पहले एक छोटी सी बात पूछती हूँ। जो आपने आज साड़ी पहनी है उस पे नर्मदे हर लिखा हुआ है। इतनी, जो मैं एक औरत हूँ, औरतों की साड़ी पे ध्यान पहले जाता है, तो जी हाँ, बढ़िया। मतलब वो ये एक यूनिक की साड़ी ऐसे मैंने कहीं देखी नहीं है। तो ये कैसे, कि आप मतलब आप कस्टमाइज की है कि मिलती है ऐसी साड़ियाँ? आभा जी, ये तो मैंने कस्टमाइज की है, और मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। और जब भी मैं अपने एडवेंचर इवेंट्स वगैरह में पूरा करती हूँ तो उसके आखिर में साड़ी पहन के मैं एक सिग्नेचर पोज है मेरा, वो पोज मैं जरूर लेती हूँ। वो साड़ी साइकिलिंग इवेंट हो या फिर ट्रैकिंग इवेंट हो। जब ट्रैकिंग इवेंट में जब मैं सबमिट करती हूँ उस टाइम मैं साड़ी पहन के फोटो निकालती हूँ। साइकिलिंग में भी वैसे ही करती हूँ। तो अब की बार मैंने सोचा कि कुछ तो अलग किया जाए, क्योंकि जो मेरी अचीवमेंट है ये मुझे आने के बाद में महसूस हुआ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब सबने मुझे बताया कि ज्योति आपकी अचीवमेंट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, तो मैंने सोचा कुछ तो अलग किया जाए आपकी बार। जो साइकिलिंग जर्सी मैंने डिजाइन की थी वो भी वैसे ही थी, जिसमें नर्मदा परिक्रमा लिखा हुआ है, स्लीव्स पे नर्मदे हर लिखा हुआ है व्हाइट कलर की। तो मैंने सोचा वैसे ही एक साड़ी कस्टमाइज की जाए, और मेरी फ्रेंड से बात करके ये मैंने खुद तैयार करवाई। अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो जैसे कि उन्होंने बेस कैंप में बोला, जैसे उन्होंने बोलते बोलते बोल गई कि वो बेस कैंप मतलब, तो आप इसका मतलब एवरेस्ट बेस। एवरेस्ट बेस। तो आप ट्रैकिंग भी करती हैं? जी हाँ, मैं ट्रैकिंग का भी शौक रखती हूँ, और काफी ट्रैक्स कर चुकी हूँ। सह्याद्री, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो सह्याद्री रेंजेस हैं उसमें भी काफी ट्रैक किए हैं, और हिमालयन ट्रैक्स भी मैं करती हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया है, और लास्ट डे और आखिरी दिन मैं साड़ी लेके खास गई थी जहाँ पे समिट था, और वहां पे मैंने एक साड़ी पहनी। और अभी तक मेजोरिटीली मैंने जो भी साड़ियां पहनी है वो मेरी मम्मी की पहनी है। अभी तो मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन वो उनकी साड़ी मेरे साथ होती है तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। हाँ, उनके आशीर्वाद आपके साथ हमेशा ही बने रहेंगे। yes, इसीलिए हम माँ बाप के आशीर्वाद है, इसीलिए आप यहाँ तक प्रोग्रेस कर पाए अपने सही। मैं आपको सच बताऊं, अगर आज यशराज जी होते ना तो सब आपको जरूर लेते, जूही चावला और श्रीदेवी को छोड़ते। नहीं, वो उनको यही था कि जब वो बड़े बड़े हमने देखे हैं ना, आते हैं तो वो साड़ी पहन के, तो ऐसी साड़ी की शौकीन को तो पहले बोले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद है। और मैं जरूर, मुझे लगता है देखो ये साड़ी देखने के बाद बहुत लोगों के आइडिया आएंगे, और आपके पास और भी नया बिजनेस शुरू कर देना आप। तो अच्छा, मुझे ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अच्छा हाँ, मैं दर्शकों से एक बात और शेयर कर दूं कि अभी 8 मार्च को ये मैया जी का बहुत बड़ा सत्कार हुआ, और वो सत्कार किया है रोटरी क्लब वालों ने, जो सातार रोड की ब्रांच है, उन्होंने इनका सत्कार किया। तो ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये उसी का वीडियो है कि मैया जी का सत्कार हुआ है। उसी दिन मैया एकदम इसी साड़ी में थे आप? यस जी हाँ, सच्ची। तो मुझे आप ये बताइए मैया जी कि आपने एक साइकिल चलाना कब से शुरू किया? मतलब कैसे दिमाग में आया कि साइकिल चलाने करना है, या कुछ इसका शौक कब से है आपको? कोविड के दिनों में जब सब घर में बंद थे
तो मैं और मेरी फ्रेंड जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, तो हम दोनों टेरेस पे जाके सब एक्सरसाइजेस करते थे 2-2.5 घंटे, क्योंकि मालूम था कि घर पे कोई आने वाला नहीं है, हम किसी के यहाँ जाने वाले नहीं, और समय ही समय था। तो 2-3 महीने के बाद में मुझे थोड़ा महसूस होने लग गया कि कुछ तो एंड्योरेंस लेवल में मेरा फर्क पड़ा है, जो मैं पहले नहीं कर पाती थी वो मैं अभी कर सकती हूँ। अच्छा। इसके बाद में कोविड के टाइम में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर था, तो साइकिल पे अलाउड था, पैदल अलाउड नहीं था 2 लोगों को। तो हम वो मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों साइकिल पे जाते थे। तो पहले दिन जब मैं गई उनके साथ में, तो पहले दिन मैंने 16 किलोमीटर किया साइकिलिंग, और मैं पूरा दिन सोई हुई थी, इतनी एग्जर्ट, इतनी थक गई थी मैं, पूरा दिन मैं सोई थी। फिर दूसरे दिन मैंने 27 किलोमीटर किया, तीसरे दिन 35 किलोमीटर किया, और उसके बाद में फिर नवरात्र के 9 दिन रोज 50 किलोमीटर किया। ऐसे मेरी जर्नी साइकिलिंग की शुरू हुई। तो फिर ये अचानक ख्याल कैसे आया कि हमें एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट करना है या नर्मदा परिक्रमा, ये सब कैसे आपके दिमाग में आए? हमारा एक रनिंग ग्रुप है, और रनिंग ग्रुप में काफी मल्टी स्किल्ड कह सकते हैं। कोई ट्रैकर है, कोई रनर है, अल्ट्रा रनर्स हैं, कोई बेस्ट स्विमर्स हैं, कोई साइकिलिस्ट हैं। तो ऐसे काफी लोग मल्टी स्किल्ड लोग हैं जो अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशन वो ये सब करते हैं शौक के तौर पे। ये पूना में जो मेरी, हाँ पूना में। अच्छा। तो एक मेरी जो मेरे पड़ोस में रहती है मेरी फ्रेंड, एकादशी नाम है उनका, तो वो काफी ट्रैकिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह काफी करती हैं। तो काफी सालों से मैं देख रही थी उनको करते हुए, उनको फेलिसिटेट भी करती थी। हर बार मुझे उनकी एक्टिविटी से अच्छा भी लगता था, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ये कर पाऊंगी। तो फाइनली फिर सोचा कि जो साइकिलिंग तो अच्छे से चल रहा था मेरा, तो फिर सोचा कि अभी एंड्योरेंस लेवल बढ़ गया है, तो क्यों ना एक ट्रैक करके देखा जाए। तो सबसे पहले ट्रैक जो मैंने किया कश्मीर का, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक किया। उसके बाद में फिर बाली पास, मरखा वैली, और ऐसे काफी ट्रैक करते हुए फिर लास्ट ईयर मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया। अभी इस साल जून में मैं माउंट किलिमंजारो, तंजानिया, वो मेरा नेक्स्ट प्लान है। बाप रे, मैंने कहा ना, हौसले अगर बुलंद हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कहीं कोई भी नहीं रोक। yes, ये बात तो है। इरादों में जोश होना चाहिए, और मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक बार अगर आप सोच लो कि मुझे ये करना है, तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, नहीं? एग्जैक्टली, बराबर। मुझे कभी याद आता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो रास्ते पे चल दो, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दो, तुझे तेरा मुकद्दम मिल ही जाएगा। बंद कर अकेला तू पहल तो कर, बढ़कर एक कदम पहल तो कर, काफिला खुद ब खुद तुझे तेरे साथ जुड़ जाएगा। वैसा है, बराबर है। आप बहुत सही बोला। सही है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो आपने बेस कैंप का किया, इसने आपका ट्रैकिंग का है, पर इतने डिफिकल्ट नर्मदा परिक्रमा का ख्याल साइकिल से, वो भी कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने प्लान किया? हमारे ग्रुप में हर थर्सडे को, हर गुरुवार को हम सिंहगढ़ जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में एक दिवेकर काका हैं, ही इज एन एल्डरली पर्सन। तो उन्होंने पिछले साल पैदल नर्मदा परिक्रमा की। अच्छा। तो काफी उनसे किस्से हमने सुने। तब मुझे मेरे मन में ऐसे आया कि क्यों ना साइकिलिंग किया जाए, नर्मदा परिक्रमा साइकिल से की जाए। तो फिर मैंने वीडियोस देखना चालू किया, वीडियोस ढूंढने चालू किए, और पुणे में जो काफी जिन्होंने किया है परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा की है साइकिल पे, उन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे इंफॉर्मेशन ली। फिर बाद में मुझे महसूस होने लगा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। दो अनरियलिस्टिक था ये टारगेट, लेकिन जो मेरा आत्मविश्वास या एक दृढ़ निश्चय जो था मेरा, तो फिर इस रूटीन में आने के बाद में बाद में ध्यान में आने लगा कि हाँ, मैं परिक्रमा कर सकती हूँ, और आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट। और मुझे याद है, हमसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि जब आप परिक्रमा पे निकल रहे थे, तो आपने वीडियोस देखना जब स्टार्ट किया, तो आपने एक जुनून का भी एक वीडियो देखा था। यस, हाँ। वो जो आनंदी की जो है, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, कमल मैया, उनका वीडियो देखा था, तो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा। मैंने सोचा पुणे से औरंगाबाद, और औरंगाबाद से फिर ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से फिर परिक्रमा शुरू की। और वो भी अकेले उन्होंने की। तो तब मुझे उनका वीडियो देख के भी मुझे बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने कहा वो अगर अकेले कर सकती है, तो मैं भी ट्राई करने में क्या हरकत है।
सच्ची बताओ ना ज्योति मैया, मेरा यही उद्देश्य है चैनल का कि हम देखो, मैया को प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, बट आप आपके प्रेरणा लेके आपसे कोई तो भी इंस्पायर्ड होके अगर शुरू करता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अकेले लेडी ने की, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित थी, तो मैंने इसीलिए, और वो बहुत अच्छे से लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो मैं भी ये पूरी अपेक्षा रखती हूँ, देखना आपका वीडियो भी लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड होगा, आपको लोग परेशान कर देंगे कि मुझे ये पूछ रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सही है। Yes. जी अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने सोचा परिक्रमा पे निकलना, आपने वीडियो देख ली, तैयारियां कर ली, आपने सब, आप जब निकलने जाए तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा का ये रूल है ना कि हम घर से खुशी खुशी सबका हाँ आना चाहिए। तो आपके घर में आपको परमिशन दे दी क्या जाने के लिए? आभा जी, मुझे लगता है जो मेरी सोच है कि जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या बात है। हाँ, मन को चिंता रहेगी जरूर, ये वो मुझे एक्सेप्टेड है। हाँ। लेकिन परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या वैसे आपका परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें परमिशन मांगनी पड़े। अगर उन्होंने मुझे नहीं कहा होता तो फिर मैं क्या करती, वो भी सवाल है मेरे मन में। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमिशन की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने ठान लिया था। लेकिन सपोर्ट तो, फैमिली का सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। स्पेशली मेरा बेटा वो यूएस में रहता है। जब मैंने उससे बात की कि मैंने सोचा है, मैंने प्लान किया है कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने वाली हूँ, तब उसने मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछे कि मम्मी आप कैसे अकेले जाओगे, आप कहाँ रहोगे, आपको आश्रम में रहने की आदत नहीं है, फिर आप आप अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर जा रहे हो तो आप कैसे मैनेज करोगे। ये सब उसने नहीं पूछा। उसने बोला मम्मी आपने सोचा है, गो अहेड, आई ट्रस्ट यू, यू विल बी एबल टू डू इट। क्या बात। तो इतना बड़ा सपोर्ट था उसका कि बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, एक अलग महसूस हुआ कि उसे पूरा विश्वास है मुझ में कि मम्मी कर सकती है मेरी। ये आपके संस्कार का बड़ी चीज। हाँ, और उनका बच्चों का सपोर्ट हो तो फिर आपको फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही है। ये आपके संस्कार है जो वो उसने आप पे इतना ट्रस्ट रखा है ना। तो पर अगर हो सकता था उससे बात भी हो जाती तो शायद, अगर तो उसके मुंह से भी कुछ आपके बारे में सुन पाती। ओके, वो अभी फिलहाल इंडिया में आया है। अरे वाह। मैं 2 मार्च को पुणे में आई और वो 4 मार्च को आया। खास उसने वैसे ही प्लान किया था कि मम्मा आप वापस आ जाओगे तो उसके 1-2 दिन बाद मैं आता हूँ। एंड ही इज देयर, वो मेरे साथ में है। मेरा सेलिब्रेट वो कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश है। उसे भी एक अपनी मम्मी का एक अलग पहलू नजर आया इन सब इवेंट्स से करने के बाद में। तो वो भी बहुत खुश है, और सब इवेंट्स में जहाँ मुझे फेलिसिटेशन के लिए बुलाते हैं तो वहाँ मेरे साथ बिल्कुल होता है, वीडियोस निकालता है, मेरे फोटोज निकालता है। तो वो भी जितना मैं खुश हूँ शायद मुझसे ज्यादा वो खुश है कि मेरी मम्मी इस उम्र के पड़ाव पे, यस, इस उम्र के पड़ाव पे मेरी मम्मी ने इतना सब किया है, तो बहुत ही खुश है वो। चलो बहुत। वो यूएस से आपके अचीवमेंट में आपके साथ आपको मतलब इंस्पायर करने के लिए तो था ही, वहां पे आपके साथ तो था ही आपकी मुश्किलों के दौर में, बट वो आपसे सिर्फ इतने दूर ट्रेवल करके आया। तो अगर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर हो सके तो क्या आप अभी कैमरे के सामने उसको ला सकते हैं क्या? शायद हम 2 शब्द यस, बिल्कुल वो आएगा कैमरे के सामने। उससे तो अच्छा लगता है, मम्मी के बारे में बात करना उससे तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। क्या नाम है मैया जी उनका? शार्दुल जी। अच्छा, 1 मिनट। नमस्ते आभा जी। नर्मदे हर। शार्दुल, सबसे पहले तो आपको मतलब मम्मी के अचीवमेंट के लिए तो है, पर मम्मी के अचीवमेंट के लिए आप इतने दूर से ट्रैवल करके आए, इसके लिए मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत आपकी उम्र का मेरा बेटा है तो मैं जान सकती हूँ कि आज माँ की कितनी मतलब इच्छा पूरी हुई होगी। मेरे बोल रही हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। बहुत अच्छा बेटा, खुश रहो, बहुत प्रोग्रेस करो। क्या आप कहाँ पे है यूएस में? मैं पोर्टलैंड ओरेगन में रहता हूँ। अच्छा। अभी काफी देर कितने साल हुए? अभी 10-11 साल हुए अभी मैं वहाँ पे हूँ। अच्छा।
पोर्टलैंड ओरेगन में। ओके ओके, चलो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने इतने मम्मी के लिए। मेरे को एक शॉर्ट में, क्योंकि मम्मी अपनी खुद होके तारीफ करेगी नहीं, मम्मी के बारे में आप जरा कुछ आप बताइए मम्मी के बारे में। ओह जी, काफी गर्व हुआ है जो मेरी मम्मी ने अचीव किया है। ये नर्मदा परिक्रमा ही नहीं, बस एवरेस्ट बेस कैंप और जो उसका प्रोग्रेशन है वो मैं कब से कितने सालों से देख रहा हूँ, और काफी प्रेरणादायक, ना ही मेरे लिए बट मेरे दोस्तों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, नेबर्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और जब से मेरी मामा ने सब कुछ चालू किया है तब से मैंने भी थोड़ा चालू किया है। उसके प्रेरणा के लिए आज मैंने भी हाफ मैराथन किया अगले 1 साल पहले, और अभी मेरी मम्मा आई थी मुझे विजिट करने 1 साल पहले, तो हम लोगों ने 10 किलोमीटर्स का रन किया साथ में यूएस में। क्या बात है, बहुत अच्छा। उनको काफी हाइकिंग के लिए लेके गया मैं वहां पे, तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। और बस अभी नर्मदा परिक्रमा होने के बाद सारा सेलिब्रेशन में मैं उनके साथ हूँ। काफी कितने जगहों से उनके फोन आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ। मैं अभी काफी रोटरी क्लब के शो में मैं गया था, अच्छा, उनका इंटरव्यू देखने के लिए। अभी यहाँ पे हूँ, और अभी जब तक हूँ यहाँ पे और 4-5 दिन, तब तक उसके साथ मैं सारा सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत 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 बड़ी बात है मम्मी के अचीवमेंट में बेटे का साथ होना ना। दुनिया साथ हो न हो, पर अपना खून अपना बेटा अपने साथ होना है, तो मैं एज ए माँ आपको बताती हूँ मम्मी को कितनी खुशी मिलती होगी। बहुत बड़ी, ऐसे ही मम्मी के साथ हमेशा रहना। मुझे एक बात बताइए कि शार्दुल ना, एम आई राइट शार्दुल? हाँ यार। अच्छा शार्दुल, मम्मी की इतनी जर्नी लंबी सब हो गई है, आने वाले कुछ सालों में आप मम्मी को कहाँ पाते हो? मम्मी को क्या मतलब क्या और अचीवमेंट पाते हो आप? उसको क्या, उनसे आपका उद्देश्य मम्मी का आपके लिए? अभी सबसे उनके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, एक नर्मदा परिक्रमा थी और दूसरा किलिमंजारो जो ये कंप्लीट करने वाली है। हाँ। और अभी उसके बाद में अभी वो सब मम्मी के हाथ में है, उनको क्या करना है क्या नहीं। और उनको जो भी करना है उसका पीछा, उसका सपोर्ट मैं जरूर करूंगा। अभी अफ्रीका का किलिमंजारो में जाएंगे, अभी नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का भी माउंटेन में जाएंगे, यूरोप के एक माउंटेन क्लाइंब करेंगे, माउंट एल्ब्रूस। तो काफी सारे छोटे छोटे प्लान्स हैं मेरी मम्मा के, तो उनका साथ मैं दे रहा हूँ, और जरूर देखूंगा उनके फोटोज साड़ी में, सारे माउंटेन्स में, पूरे दुनिया में। मैं तो वही बोल रही हूँ मम्मी को कि मम्मी अभी अगर यशराज जिंदा होते ना तो जूही चावला, श्रीदेवी सब बाजू में रखे मम्मी को लेके ही बनाते हो। सही बात कही आपने। सही नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मम्मी की अचीवमेंट में बेटे का साथ होना ना, और इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आप उसके बैकबोन हो। बस ऐसे ही हमेशा जिंदगी और मम्मी के साथ रहना। मैं और मम्मी की सारी अचीवमेंट्स में हम फिर एक छोटा छोटा इंटरव्यू लेते रहेंगे, और उसमें आप अपना थोड़ा, अगर आप यूएस में भी रहेंगे तो भी आप थोड़ा हमको एक आपका कुछ बाइट जरूर हर अचीवमेंट के बाद मैं आई विल बी अवेलेबल। राइट, बहुत अच्छी बात है ना। कभी भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो देखिए मम्मी को, यहाँ है, आप चिंता नहीं कीजिए। मम्मी का अभी ये नर्मदा परिक्रमा का जो परिवार है इतना अच्छा जुड़ चुका है कि आप इतने अगर दूर भी है ना तो भी ये परिवार बहुत प्यार से साथ रहेगा मम्मी का। ये मैं आपको सही है, तो मैं देख ही रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। सारे सेलिब्रेशन, फेलिसिटेशन देख रहा हूँ, तो काफी कॉन्फिडेंस है आपके परिवार में। सही है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी गुजारिश करूंगी आपसे कि अभी अगले बार कभी और कुछ मम्मी का अचीवमेंट है तब आप जरूर 2 मिनट के लिए आप विजिट करिएगा। जी जरूर है ना। चलिए जी, नर्मदे हर। नमस्ते आभा जी, धन्यवाद। नर्मदे हर मैया जी, आपके बेटे ने बुला दिया हमें, सच्ची बहुत स्वीट है। बस ऐसे ही प्यार बना रहे हैं जो कि मैया अपने प्यार से ले रही है। जब वो अपने बालक को इतने प्यार से लेती है तो आप अपने अकेले बालक को तो लेते ही है। सही है, ले ही सकते हैं बराबर। सही है, मेरे सब सेलिब्रेशन में सब हर समय मेरे साथ रहता है वो। बहुत बढ़िया। कभी कनेक्टिविटी नहीं रहती थी परिक्रमा के दौरान, फिर भी मैसेज डाल के रखता था, मम्मा कहाँ पे पहुंचा, ऑल गुड, ऑल वेल, ऐसे करके। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी तो व्हाट्सएप के बगैर कॉल नहीं कर पाती थी मैं। हाँ, बराबर। तो जब भी टाइम सुबह
जल्दी निकलना, रात को थोड़ा वो देर से आश्रम पे आना, ऐसे वो सब तो कभी कभी कॉल नहीं होता था, लेकिन मैसेज वगैरह करके तो हमेशा पूछताछ करता रहता था। एंड ही इज माई बैकबोन, दैट इज फॉर श्योर, राइट। कि वो है इसलिए शायद मैं सपने देख सकती हूँ। बस जो आप बोल रहे हैं ना, सिर्फ ये वर्ड आपके हैं और बोल मेरे ऐसे समझ रही हूँ, क्योंकि मेरा भी ये चैनल जो मैं चला रही हूँ ना, मैं सिर्फ कलेक्शन का काम बेटा ही करता है, वो एडिट करना वगैरह। तो आज वो लोग हैं, इसलिए मेरा भी चैनल है, बस सच में। यस, चलो अच्छी बात है। मैं ये अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी, जब आप ये परिक्रमा में पूरे निकले, आप ये पूरे जब आपने, तो क्या तैयारी करनी पड़ती है? जैसे हम पैदल वाले करते हैं तो वो एक तैयारी का अब हमको आइडिया है, तो अब जैसे किसी और को आपको मोटिवेट होकर अगर साइकिल से करनी है तो उसने कैसे तैयारी करना चाहिए? साइकिल से अगर परिक्रमा करनी है तो तैयारी की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये 1, 2, 4 दिन का सफर नहीं है। ये हमने 24-34 दिन में पूरा किया, लेकिन हमारा टारगेट एक्चुअली 40 दिन का था। तो रोज 80 से 90 किलोमीटर चलाने की रोज तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सेल्फ सपोर्टेड राइड है, यानी आपका सब सामान 10 से 12 किलो, जैसे आप पैदल जो जाते हैं वो 10 किलो तो कंधे पे उनका सैक में रहता है, वैसे ही साइकिल पे 10 से 12 किलो सामान रखना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइकिल को लगने वाले जो टूल्स हैं वो आपको कैरी करने पड़ते हैं, ट्यूब्स कैरी करनी पड़ती हैं, पंक्चर किट कैरी करनी पड़ती हैं, तो काफी चीजें कैरी करनी पड़ती है। तो 10-12 किलो वो वजन, और साइकिल का वजन ऐसे 20-25 किलो कभी आपको अगर धकेल के लेके जाना पड़े तो वो लेके जाने की तैयारी चाहिए। दूसरी बात, आपको साइकिल की टेक्निकलिटी समझनी चाहिए। आपको पंक्चर निकालने आना चाहिए साइकिल का। कि मैंने ये सब जब मैंने साइकिलिंग शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पंक्चर निकालना शुरू किया, सीखा मैंने। अच्छा। क्योंकि बेसिक है ये, अगर कहीं साइकिल पंक्चर हो जाती है तो हर बार पंक्चर वाला पास में नहीं होगा। तो फटाफट ये व्हील निकाल के उसका पंक्चर वगैरह ठीक करके वे हवा भर के यू आर रेडी। तो ये सबसे पहले मैंने सीखा। बीइंग ए साइक्लिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पंक्चर निकालना आना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी मैंने जो परिक्रमा की है वो मेरी गियर वाली साइकिल है। अच्छा। और ये परिक्रमा के जो जोन है, पूरा जो एरिया है, एक्सेप्ट जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनके अलावा छोटे छोटे गांवों में वो लोग साइकिल जो है, साइकिल की दुकान जिनकी है, वो गियर वाले साइकिल रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो आपको वो आना ही चाहिए। टेक्निकलिटी साइकिल की, कभी गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी चेन का प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्योंकि गियर वाली साइकिल को वो हाथ नहीं लगाते, इनको मालूम ही नहीं है गियर वाली। गाँव में होता अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, गाँव में तो कोई गियर वाली साइकिल, इतनी महंगी साइकिल तो कभी यूज नहीं करते हैं कोई। तो एक तो टेक्निकलिटी मस्ट है, बहुत मस्त है। साइकिल को आपने कुछ मतलब कुछ अलग कन्वर्ट किया था क्या? ऐसा कुछ कन्वर्ट तो नहीं किया था, उसमें बैग्स अटैच किए थे। सिर्फ मैंने कैरियर एक ज्वाइन किया था, पीछे वाले सीट के पीछे साइड से कैरियर लगाया था और उसके ऊपर एक पैनियर लगाया था। अच्छा। तो पैनियर यानी बीच में जो दोनों साइड से वो बैग्स रहती है और वो बराबर इक्वल वेट बैलेंस होता है। अच्छा। उसमें अच्छा। तो वैसा है। और बीच में जहाँ से पेडलिंग का है वो उस पोर्शन में पानी की बोतल रहती है। हैंडल के सामने 2 बैग्स रहती है, एक में सामने खाना वगैरह, थोड़ा सा कुछ मुंह में डालने के लिए, कुछ तो एनर्जी मिलने के लिए, मीठा कुछ तो ऐसे वो, और एक साइकिल का किट जो है वो भी। तो ऐसे आपको उतना सामान, उतनी तैयारी तो करनी पड़ती है। और 10 से 12 किलो आप साइकिल पे डाल के आप उतना किलोमीटर चला सकते हैं। इसकी तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है। 90 से 100 किलोमीटर कभी कभी ऐसा होता है कि गलत रास्ता मिल जाता है। अच्छा। तो उसमें फिर किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो 90 से 100 किलोमीटर की तैयारी रोज आने वाले 30 से 40 दिन कर सकते हो आप। ये तैयारी, इसके लिए एंड्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात है कि दिन भर साइकिल चलाना है। सुबह 7 बजे जो हम शुरू करते थे, पूरा दिन, तो कितनी भी धूप हो,
कैसी भी कितनी भी धूप हो, धूप में तो साइकिल चलाते आना चाहिए। क्योंकि शाम को 5-5:30 बजे हम आश्रम पहुंचते थे, तो दोपहर की धूप में चलाने की आदत होनी चाहिए। तो एंड्योरेंस लेवल डेफिनेटली आपका चाहिए। आप एंड्योरेंस लेवल और खुद पे विश्वास होना वो भी बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय वो जरूरी है। सही है, हो सकता है। तो ये जो नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाँ सही है। तो ये जो आपने रास्ता पकड़ा था, जो पैदल चलने वाला का और गाड़ी वाला, तो आपने कौन सा मतलब रास्ता पकड़ा था? ऐसे जैसे हम पैदल परिक्रमा करते हैं वो 3500 किलोमीटर है, और बस से करते तो उसमें छोटी छोटी नदियां नहीं लगती। तो मैंने अभी देखो, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दर्शकों को ये जो वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें आप साइकिल उठा के आप नदी पार कर रही हैं, तो ऐसे कैसे रास्ते से, मतलब कहाँ से कैसे कैसे मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, और कैसे आप पाथ ढूंढते थे? रोज शाम को जब भी हम आश्रम पहुंचते थे, तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर पे क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम रास्ता मैपिंग करते थे कि कौन से गांव है। और वहां पे एक बात बहुत अच्छी है कि गांव वालों को ये मालूम है कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन से रास्ते से साइकिल जा सकती है, अच्छा। और शॉर्टकट कौन सा है वो गांव वाले बता देते हैं। एटलीस्ट 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस का वो बता देते हैं। तो 25-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद में फिर आगे पूछ के हर गांव में जहाँ जाते थे वहां पे पूछ के आगे वाला रास्ता कैसा है। कई बार तो हमने कच्चे रास्ते से भी साइकिल चलाई है। ऑलमोस्ट 80% साइकिलिंग जो की है वो हमने कच्चे रास्ते से की है, जिससे पैदल परिक्रमा की जाती है। अच्छा। सिर्फ 20% हमने जो हमने चलाई है साइकिल, वो हाईवे से चलाई थी, 5 या 6 दिन मैक्सिमम। उसके बाद में फिर पूरे कच्चे रास्ते से हमने साइकिल चलाई है। एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा। दोनों साइड पे खेत थे और बीच में जो बांध का जो रास्ता है उस रास्ते से हमने चलाई है। पानी में से चलाई है, आधा पूरा व्हील जो है साइकिल का वो पानी में था, उसमें चलाई है। और उसमें ढकेल के लेके जाना, यानी साइकिल का वेट 10-12 किलो और उसमें एडिशनल 10-12 किलो सामान का, यानी 20 से 25 किलोमीटर ढकेल के लेके जाना। उस टाइम पैर भी ट्रेन हो जाते हैं और कंधे भी ट्रेन हो जाते हैं। तो इन सब चीजों की तैयारी होनी चाहिए, मतलब मानसिक तैयारी इन सब चीजों की होनी चाहिए। कठिनाइयां तो आएंगी ही, ये सफर आसान नहीं है। मैं इस पे एक मेरे को शेर याद आ रहा है, कठिनाइयों से याद आया, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करो हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करो हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। वैसे ही आपको हर हालात में जीने का हुनर आता है, आपका वो हुनर से आप जीत ही गए पूरे इससे परिक्रमा में। सीख गए, यस। बहुत बढ़िया। तो ये जब आप परिक्रमा पूरा आपकी जब संपूर्ण होने को आए, अच्छा हाँ, मुझे एक और बात पूछना, जब आप ये साइकिल से हम परिक्रमा पूरा करके, तो आप भी दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ आए ना, तो वहां पे रेवा सागर पार करके आए आप, तो नदी इससे ही आए होंगे ना, तो वहां क्या सिस्टम है, वहां कैसे, मतलब क्या करना पड़ता है साइकिल वालों के लिए, कैसी सुविधाएं हैं? रेवा जो तट परिवर्तन करना पड़ता है दक्षिण तट से उत्तर तट जाने के लिए, वहां पे विमलेश्वर से वो पूरा तट परिवर्तन होता है। तो वहां पे नॉमिनल अब साइकिल हमें बोट से ही लेके जानी पड़ी। अदरवाइज जो गाड़ियां हैं जैसे 2 व्हीलर वगैरह है, तो वो कई लोग हैं जो पार करवा देते हैं दूसरी जगह से के लिए, गाड़ी पार करवा देते हैं। हमारी साइकिल थी, इसलिए जो बोट जो चलती हैं तट परिवर्तन के लिए, तो उन बोट में हमने, उसके लिए हमने थोड़ा मतलब 250 रुपए कुछ तो टिकट था, तो वो टिकट निकाल के, और उसमें एक बात थी कि शायद आपको मालूम ही होगा, हाई टाइड जब होता है तभी वो बोट निकलती हैं। तो जब हाई टाइड शुरू होने लगता है, तब विमलेश्वर में जहाँ पे हम रुके थे वहां पे अनाउंसमेंट, सब पूरे एरिया में अनाउंसमेंट होती है कि 2 घंटे के बाद में बोट निकलेगी। परिक्रमावासी सब अपनी तैयारी वगैरह करके वहां पे पहुंच के फिर तट परिवर्तन करते हैं। तो हमने जो तट परिवर्तन किया, हमें 2 बजे दोपहर को 2 बजे का मिला, रात के नहीं, दोपहर को 2 बजे हमें समय मिला बोट का। तो हम जो समुद्र का जो रास्ता हमने पार किया, वो बड़ा अच्छा लगा हमें। दिन में हम देख पाए वो सब। और वहां पे वो जैसे बोट शुरू हुई जाना, उस टाइम वो सीगुल पंछी वहां पे है, और लोग उनके लिए वो मुरमुरे
परमल डालते हैं, हाँ। इतने लाखों में वो जितनी जोर से वो बोट जा रही थी, उतने जोर से वो उड़ते उड़ते जा रहे थे। और एक दो बार तो हमने वो चने जो हैं वो ऐसे फेंके हवा में, तो वो हवा में कैच करते हैं वो पंछी। तो उसके भी काफी वीडियोस मैंने निकाले, बड़ा अच्छा लगा था। दिन में था इसलिए हम ये सब देख रहे हैं। तो मैया जी, मतलब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अभी आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि अभी आपने अभी परिक्रमा पूरी की है और आपको हर जगह बुला रहे सम्मान के लिए, तो आप अभी बहुत बिजी हैं। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें सविस्तार एक वीडियो देंगे क्या, जिसमें आप, जो बहुत लोगों के दिल में ऐसी इच्छा है कि वो साइकिल से परिक्रमा करें, तो उनको एक गाइडलाइन मिलेगी। किसी दिन हम एक और इंटरव्यू आपके साथ और लेने के लिए आप परमिशन देंगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगेगा मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए। और जो भी साइकिलिस्ट फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं साइकिल से नर्मदा परिक्रमा करने का, तो उनके लिए भी मैं गाइडलाइन तैयार करने वाली हूँ। फिलहाल अभी मेरा बेटा है, इसलिए मैं बहुत बिजी, उसके साथ में भी बिजी हूँ, और सभी दूर फेलिसिटेशन वगैरह हो रहा है, तो थोड़ा बिजी हूँ। एक बार थोड़ा समय मिलेगा तो पूरा मैं रूट मैप बना के सबके लिए मैं तैयार करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे इंस्पायर होके, स्पेशली वुमेन, स्पेशली महिलाएं जो मेरे साइकिलिंग एक्सपीडिशन से इंस्पायर होके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने साइकिलिंग परिक्रमा की, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, मैं पूछना नहीं चाहूंगी, पूछना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट आपकी उम्र क्या है मैया जी? मेरी उम्र अभी 58 है। हाँ, और आपने साइकिलिंग शुरू कब की, ये मुझे बताना है। 50 एट द एज ऑफ 53। हाँ, मैं सेकेंड इनिंग्स, मेरी सेकेंड इनिंग्स में ये सब जो एक्टिविटी है मेरी, ये मैंने सेकेंड इनिंग्स में शुरू की है। बस फर्स्ट इनिंग में तो हम अपनी फैमिली, बच्चे और जॉब, इसमें बहुत बिजी थी। और जो मैंने उस फेज में जो किया, उससे भी मैं आज खुश हूँ। आपने रिजल्ट देखा ही है, मेरा बेटे से बात की है आपने तो वो उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट जो मुझे अभी दिख रहे हैं। और अभी ये ऐसा लगता है कि सेकेंड इनिंग्स का ये समय अभी मेरा है, जो मुझे अच्छा लगा है। या मैं जो कई चीजें ऐसे हैं जो हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं, महिलाओं के जीवन में ऐसा ही रहता है, क्योंकि बच्चे, परिवार, सब ये प्रायोरिटी रहती है एक समय। लेकिन अभी ऐसा है कि सेकेंड इनिंग्स में जो अपना समय है, जो चीजें हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, उन चीजों को पकड़ना, वो धागे सब पकड़ के वो पिरोना अपने मेमोरी के लिए। और मेरा ऐसा है कि आई एम इनटू क्रिएटिंग मेमोरीज, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 53 की एज में आपने सोचा, और आज कितने साल? 58 ना बताया आपने? 58। हाँ, इतनी कम समय में इतनी अचीवमेंट करना, एज इज जस्ट अ नंबर ओनली, मुझे लगता है। अगर आपके इरादे नेक हो और आप में हौसले बुलंद हो, आप में अगर ख्वाहिशें हैं और सपने देखने के लिए आप तैयार हो, तो मुझे लगता है आसमान भी छोटा ही पड़ेगा, हमको लगता है। यस, बराबर है। बस एक और मुझे बताइए ये बात कि सविस्तार हम एक इंटरव्यू और आपके साथ में अरेंज करूंगी पक्का। और मैं उस समय चाहूंगी, जैसे आज हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तब ने हम प्रत्येक एक दूसरे को सामने आमने मिल के बैठ के मैं स्पर्श करना चाहती हूँ आपको, कि मैं छूना चाहती हूँ कि वो कौन है। हम एक बार मिलेंगे और हम एक बार इंटरव्यू लेंगे, और एक बार हम एक बार ना लाइव रखें, कि अगर आप मतलब प्रॉब्लम ना हो आपको, तो हम एक दिन लाइव रखें, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चंस है, तो लाइव में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लाइव भी हाँ प्लान कर सकते हैं, हम लाइव रखेंगे। देखो मैया कितनी जल्दी से तैयार हो जाती है हर चीज के लिए, क्योंकि शी नोज कि उस चीज में कितना आनंद है। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस लिख दीजिए। हम जल्दी ही, मैया जैसे ही फ्री हो जाएगी, मतलब फ्री हो जाएगी, तो अभी तो बच्चों के साथ बिजी है वो, और जब भी मैया फ्री हो जाएगी तो हम जरूर एक लाइव रखेंगे। सो आप जितने क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं उनसे। और मैं चाहूंगी कि मैया अगर सब जाना चाहे तो आप उनको अच्छे से गाइडलाइन दीजिएगा, आप उनको गाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसका तो इसमें मैया के आप पूरी परिक्रमा में आपका क्या अनुभव रहा मैया? ऐसा मैया का अनुभव क्या मिला आपको, या क्या सीखा आपने? ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे पूरी परिक्रमा में महसूस होता था कि एक अद्भुत शक्ति अपने साथ में है।
हमेशा महसूस होता था, क्योंकि वो जो एनर्जी लेवल जो थी, मैया को देख के जो एनर्जी लेवल लगती थी मुझे, साइकिलिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सब मैया को देख के अच्छा लगता था। और इंसिडेंस नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव भी काफी थे। लेकिन मैया पूरी परिक्रमा में साथ में थी, क्योंकि मैया ने ही मुझे बुलाया था परिक्रमा करने के लिए। और मैया का ऐसा है, मैया जिन लोगों को बुलाती हैं परिक्रमा के लिए, उन लोगों के लिए हमेशा साथ में रहती है उनके। ये मैंने महसूस किया है पूरी परिक्रमा में। मैं स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा नहीं हूँ, भगवान को मानती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी मुझे परिक्रमा में महसूस हुई, वो आज तक मुझे कहीं पे भी महसूस नहीं हुई। क्या बात है, दिल से सही में, मतलब बहुत ही अच्छा महसूस होता था, सेफ महसूस होता था। और डे 1 पहले दिन से मुझे ये मालूम था कि मैं ये परिक्रमा पूरी करूंगी, क्योंकि मैया ने बुलाया है और मैया मेरे साथ में है। मैया का कोई एक अनुभव आप अगर पटाख से हमारे साथ शेयर करना चाहे तो? एक इंसिडेंस में हम भरूच में थे उस दिन, और नीलकंठेश्वर मंदिर है वहां पे। वहां पे भोजन प्रसादी वगैरह हमने की, और हम घाट पे गए। तो वहां पे एक 9-10 साल की एक छोटी सी बच्ची दिखी मुझे, और मुझे बहुत उनको देख के जरा अलग सी एनर्जी एक्चुअली महसूस हुई। वो मुझे देख के कहने लगी कि आप कुंभ मेले में गए हो क्या? अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ। मैंने उनको बोला कि नहीं छोटी मैया, मैं तो परिक्रमा के लिए आई हूँ, इसलिए उधर नहीं जा पाई। तो फिर आपने मोनालिसा को देखा है क्या, वो बुरी आंखों वाली लड़की? हाँ। तो मैंने कहा हाँ देखा है। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि छोटी मैया आपने कहा, आपको कैसे मालूम है उनके बारे में? तो कहती मुझे सब मालूम है। बस इतना उन्होंने कहा, और मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ उस टाइम। अच्छा। तो ऐसा लगा कि शायद मैया ही उस रूप में मैया मेरे सामने आई है। वो पूरे परिक्रमा में वो एक इंसिडेंस ऐसा महसूस, मतलब एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब मुझे उस टाइम महसूस हुई। तो हमारे साथ जो को राइडर थे मेरे, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा कि सर देखिए, आज मुझे बहुत ही अलग महसूस हो रहा है इनसे बात करके। छोटी सी बच्ची थी 8-10 साल की, वो किसी भी रूप में मैया आके आपसे मिलके। हाँ। तो तब से फिर मुझे और महसूस हुआ कि नहीं, अब तो मैं पूरा कर पाऊंगी परिक्रमा, पूरी तरह से और अच्छी तरह से कर पाऊंगी। और पूरी परिक्रमा में अभय जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार भी मेरी साइकिल नहीं गिरी, मैं नहीं गिरी हूँ, एक खरोच भी नहीं आई है। सिर्फ मेरा पैर एक जगह ट्विस्ट हो गया थोड़ा, क्योंकि वो रास्ता खराब था और मैं ढकेल के लेके जा रही थी साइकिल। बस एक वो ट्विस्ट जो हुआ पैर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब वही सबसे बड़ा अनुभव है सबसे मैया का, कि कुछ न, मतलब जिस हालत में आप गई और उसी बराबर करके पूरे आ गई, यही तो सबसे बड़ा एक अनुभव है मैया का। उसके बिना 2 दिन घर के बाहर रह लो तो अपनी हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। और पूरी परिक्रमा में जो डे 1 मेरी एनर्जी लेवल थी, वही डे 34 की भी, उस दिन की भी एनर्जी लेवल वैसी ही थी। मैं ओंकारेश्वर पहुंची, संकल्प हमने छोड़ा, और उसके बाद में मुझे टेम्परेचर आ गया। मतलब पूरा 0 लेवल थी मेरी एनर्जी लेवल उस दिन शाम को। 25 फरवरी को दोपहर को 4 बजे हमने परिक्रमा खत्म की। 6-7 बजे हमारे संकल्प हमने छोड़ा संकल्प, और शाम को 8 बजे के आसपास पूरा टेम्परेचर था मुझे। मतलब मैं 0 लेवल पे एनर्जी लेवल आ गई थी मेरी, कि अब मैं एक पेडल भी नहीं मार सकती, ऐसी मेरी सिचुएशन थी। तो मैंने कहा इतने दिन मैया ने इतना वो एनर्जी प्रोवाइड की मुझे कि नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया है और तुम्हारी परिक्रमा मैं पूरी करवाऊंगी। ये हर पेडल पे हर क्षण मुझे महसूस होता था। अच्छा मैया जी, मैं इतनी भावुक हो चुकी हूँ जैसे आपने बताया, तो मुझे एक बात, ये तो कुंभ का हो गया, इसके अलावा मैया का आपको कुछ और एक अनुभव कुछ ऐसा आया होगा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बाकी का मैं रखूंगी कि बाकी का अगले इसमें बताइए, पर ऐसा कुछ एक शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। हम उस दिन दामगढ़ से निकले, दामगढ़ आश्रम से निकले हम, और अमरकंटक की तरफ गए। अमरकंटक वहां से 9 किलोमीटर अंतर पे था। तो हमें गांव वालों ने बताया कि आप अगर शॉर्टकट से जाते हैं, थोड़ा खराब है रास्ता,
लेकिन अगर आप शॉर्टकट से जाते हैं तो आपको 9 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर आप मेन रोड से जाएंगे तो आपको कम से कम 30 किलोमीटर पड़ेगी। अच्छा। तो हमने ऐसे सोचा कि शॉर्टकट से ही जाया जाए। तो जंगल का रास्ता था पूरा, और थक भी गए थे हम, क्योंकि बहुत ही रास्ता खराब था, सब पथरीला रास्ता था, और बहुत थक गए थे हम। और दामगढ़ से जब हम निकले तो हमें चाय वगैरह कुछ नहीं मिला उस दिन सुबह। तो एक 5-6 किलोमीटर के बाद में हमें एक छोटा सा घर दिखा हमें। तो एक मैया वो पूरा वो फर्शी पूरा वो करे सारो रही थी, क्या गोबर से लीप रही थी। गोबर से लीप रही थी, सॉरी, ऐसा। तो गोबर से लीप रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि भैया हमें चाय मिलेगी क्या? तो कहते हाँ बिल्कुल, मैं बना देती हूँ आपको। एकदम सीधी सादी, सिर पे पल्लू लिए हुए। तो काली चाय बना के, तो उन्होंने पूछा काली चाय चलेगी क्या? तो हमने बोला कि हाँ काली चाय चलेगी हमें। तो हमारे लिए काली चाय बना के लेके आए, और एक प्लेट में दो मुट्ठी जितना मिक्सचर या फरसान जिसको बोलते हैं वो रखे थे। उसमें 2 चम्मच रखे थे, वो उन्होंने हमें दिए। और उतना हमें उस टाइम उन्होंने बोला कि अभी इतना ही है मेरे पास। तो आप सोचिए, जिनके पास है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास देने की वृत्ति है, उनका तो हम मान सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, नहीं होते हुए भी देने का जो कहते इच्छा है, उनकी भावना है उनके पीछे की, ये परिक्रमा वासी है। और वो बोला उन्होंने, और मेरी आंखें भर आई। तो मैंने उनको ऐसे गले से लगाया, और कुछ अलग सा ही महसूस हुआ। तब मुझे ऐसे लगा कि मैया मुझे हर रूप में मिली है। इतना मेरे भी आंखें उस टाइम भर आई, और मेरे साथ में जो साइकिलिस्ट थे उन लोगों की भी आंखें भर आई। और इतने प्यार से उन्होंने दिया। आपसे देखिए, इतना कहना कि अभी इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, कितना बड़ा मन होना चाहिए उस बात के लिए कि अपना जो है उसमें से भी सामने वाले को, परिक्रमा वासियों को देना। यानी बहुत, वो तो मैं मेरी जिंदगी भर नहीं भूल सकती वो इंसिडेंट्स। ये सब सोच के ऐसा नहीं लगता मैया जी कि हम कितने छोटे हैं? बिल्कुल, हम छोटे ही, और शहर वाले तो है ही, छोटे ही हैं। सब कुछ होते हुए तब मेरे मन में मेरे मन में विचार आया कि इतना सब होते हुए भी हम कभी खुश नहीं रह सकते। और जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों को इतने प्यार से देने, परिक्रमा वासियों को खिलाने पिलाने जो भावना है उनके पीछे, वो कितनी बड़ी है। तो मुझे ये सब परिक्रमा में एक ही बार ऐसे महसूस हुई कि जिन लोगों ने भी हमें प्यार से खिलाया पिलाया, जिन लोगों ने हमारे सेवा दी हमें, उन लोगों की तो मैं ऋणी हूँ। मैं कैसे उनका कर्जा लौटा पाऊंगी मैं? तो कुछ ना कुछ तो मार्ग जरूर निकलेगा। ऐसा मैंने सोचा है कि हर साल अब 8-10 दिन या 15 दिन, जितने बार टाइम मिले, किसी आश्रम में जाके परिक्रमा वासियों की सेवा की जाए। तो ऐसा सोचा है। ऐसे कई इंसिडेंसेस हैं। बस आप आगे के इंसिडेंस हमारे साथ अगले इसमें कुछ रख लीजिए, हम आगे। और जैसे आपने बोला कि आप 15 दिन के लिए अगर आप जाना जाएंगे, आप प्लान कर रहे हैं, तो बस हमें बताना। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दर्शक भी आपके साथ जुड़ेंगे, हम सब मिलके उनकी सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है हर एक के दिल में ये कहीं ना कहीं सुप्त इच्छा छुपी हुई है, कहीं ना कहीं एक दिल में सल है, मन में मलाल है कि मुझे भी कुछ करना है। बट वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, इसे धक्के की जरूरत होती है। और वो तो आप चलो, आपके पीछे हम काफिला आपके साथ जुड़ता ही जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद आएगा। सब मिलके सेवा करेंगे। सही है। आश्रम में रह के। अच्छा भैया, ये तो आपकी साइकिलिंग की हो गई, इसके अलावा भी आप कुछ और करती हैं? इसके अलावा आपके कुछ और शौक या कुछ है ऐसी? मैं पूना में रहती हूँ, इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पूना में। उसमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंहगढ़ रोड पे राजाराम ब्रिज एक जगह है। अच्छा। तो हर पूर्णिमा को हमारा एक मूनलाइट ग्रुप है, मूनलाइट ही नाम दिया है उस ग्रुप का। तो वहां से आतकरवाड़ी मतलब सिंहगढ़ जो फोर्ट है
सिंहगढ़ का जो माउंटेन है उसके नीचे जो पायथा है वो आतकरवाड़ी कहलाते। तो राजाराम ब्रिज से आतकरवाड़ी जो 18 किलोमीटर डिस्टेंस है, खड़कवासला क्रॉस करके जाता है। तो हम 12:30 बजे रात को शुरू करते हैं और 4-4:30 बजे हम आतकरवाड़ी पहुंचते हैं। फिर सब किसी जिसका बर्थडे हो वो सेलिब्रेशन है, फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, वो सब करके सबसे पहली बस जो वहां आती है वो 6 बजे आती है। तो 6 बजे फिर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। और ऐसी कई एक्टिविटीज हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, बहुत ही अच्छा थॉट है वो। और बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज की किसी का बर्थडे है तो अभी रिसेंटली हमारे एक रनिंग ग्रुप में शुभांगी ताई है, उनका 65th बर्थडे था। तो उन्होंने इच्छा बताई कि मुझे उस दिन 65 किलोमीटर साइकिल चलानी है। वो बेसिकली रनर है वो। अच्छा। तो फिर सब जुड़ गए हम उनके साथ में। मैं 2 मार्च को आई थी, उनको 5 मार्च को उनका बर्थडे था। तो मैंने उनको बोला कि मैं पूरा 65 किलोमीटर तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी स्टिल मैं रिकवरी फेज में हूँ। तो मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट 15-20 किलोमीटर तो मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाती हूँ। तो किसी भी व्यक्ति ने ग्रुप में इच्छा प्रकट की कि मुझे करना है तो पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है उनकी मदद के लिए। तो ऐसे बहुत ही एक्टिविटीज हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सब मिलजुल के सब अच्छा, अलग वातावरण है थोड़ा, ये सब इन एक्टिविटीज का थोड़ा अलग वातावरण है पुणे में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके ये तो मतलब अलग है, ये मुझे पता ही नहीं था, मतलब इस तरह के भी कुछ होता है। तो जब हम इसीलिए तो ये भी इंटरव्यू लेते हैं तो हमको बहुत अलग चीजें जो आज तक अनछुए पहलू है आपके, ये भी हमें जानने को मिले। तो बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ शेयर किया। तो शायद ये थॉट लेके और भी हम कुछ छोटे छोटे से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट से मुझे याद आ रहा है, आने वाले आपके क्या कुछ ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं आपके, मतलब साइकिलिंग से रिलेटेड हो या आपके ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, ऐसे कुछ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं माइंड में? हाँ, अभी जून में मैं माउंट किलिमंजारो जा रही हूँ, जो उसके ऑल्टीट्यूड 19,000 है, हाईएस्ट पीक इन तंजानिया। तो वो मेरा है अभी लेटेस्ट प्लान। और अगस्त में आगरा टू राजगढ़ ऐसा एक साइकिलिंग प्लान है, क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे वो अफजल खान की कैद से मिठाई के बॉक्स में जब आगरा से निकल आए तो सबसे पहले उन्होंने राजगढ़ पहुंचे थे। तो इस साल वो प्लान है कि आगरा टू राजगढ़ वो एक कितना किलोमीटर है ये शायद एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, शायद 1500-1600 किलोमीटर है। तो हर साल एक ग्रुप है जो मशाल लेके रनिंग करते हुए रनर्स मशाल लेके आते हैं। हाँ, अच्छा। तो हमने सोचा कि चलो आपकी बार साइकिलिंग का कुछ प्लान किया जाए। कितने लोगों का ग्रुप है फिर ये? ये लोग काफी जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिस एरिया से जा रहे हैं, जिस सिटी से जा रहे हैं, तो वहाँ के रनर्स हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं उनके लिए। तो ऐसे काफी मिले थे, 40-50 तो होते ही हैं। अरे बाप रे, बहुत अच्छा। तो बड़ा वो भी एक बढ़िया अच्छा लगता है, शिवाजी महाराज से रिलेटेड है तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये एक है। और पुणे टू अयोध्या वो एक प्लान है 2025 के। ये 2 तो मेजर और एक ट्रैकिंग का, ये 3 शायद मुझे लगता है इस साल के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे मेरे लिए। बाप रे, हमने जो चीज सोची भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, देखी भी नहीं है, वो आपके ड्रीम्स में है। बाप रे, यस, सच में मैया आपकी सारी तमन्नाएं इच्छाएं पूरी करे। आभा जी, बकेट लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही है अभी, ऐसा लग रहा है अभी उम्र बढ़ती जा रही है और उसके साथ बकेट लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। सही बात है, सही बात। नहीं, पर बहुत अच्छी बात है। 50+ एक एज के बाद में लोग सोचते हैं कि बस अब क्या हो गया, मेरा तो सब खत्म हो गया। तब जब लोग ये सोचते हैं, वहां पे आपकी सोच, लोगों की सोच जहाँ खत्म होती है वहां पे आपकी सोच शुरू होती है। तो ये सोच बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब पूरे लाइफ को जी रही हैं और अच्छी तरह से जी रही है। और इतना हमको सब मोटिवेट होने के लिए बहुत अच्छी चीज मिली है आज मुझे, सच्ची भैया बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद। मतलब इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हो गई। मतलब वुमेन्स डे एक दिन का नहीं है, आपको देख के सकते हर दिन आपकी अचीवमेंट बढ़ती रहे। मैया के चरणों में बस यही मैं प्रार्थना करूंगी और मैया को बोलूंगी कि मैया इनकी सारी इच्छाएं पूरी होने दो। आप एक ऐसे है मैया जी, ये नहीं बोल रहे कि मेरा ये हो जाए, मेरे घर प्रमोशन हो जाए, बेटे का शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए। आप इतने सुंदर सुंदर निस्वार्थ आपके जो ड्रीम्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे सपने खत्म ही नहीं होते। बहुत अच्छी तो और मेरा एक, मुझे ऐसे लगता है कि रादर देन एंजॉयिंग योर लाइफ, यू शुड लिव योर लाइफ।
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मैं जीना चाहिए, ये मैं डाल रही है। बिल्कुल। हाँ एंजॉय करना अलग बात है, एंड टू लिव योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो कुछ एक डायलॉग है ना, जिंदगी छोटी नहीं बड़ी नहीं लंबी होना, तो क्या कुछ एक डायलॉग भी है ऐसा फेमस, कुछ ऐसा कि जिंदगी में याद आएगा, मैं डालूंगी इसमें, जिंदगी बिल्कुल, हाँ। चाहिए बड़ी होनी चाहिए, ऐसे कुछ ऐसा ही बात अच्छी होनी चाहिए। वैसे आप जिंदगी का हर क्षण महसूस करो, एंजॉय करो और जियो, है ना? यस, सही है। चलिए, तो मैं इसी मोड पे आपसे बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिल से धन्यवाद बोल रही हूँ, और इस आशा में कि हमारी जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी जिसमें आप मैया के शेयर भी एक्सपीरियंस कीजिए, करिए हमारे साथ, और आपके जो कमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में, क्योंकि हमको ट्रैकिंग के बारे में हम जैसे जो कॉमन पब्लिक है उनको कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। आप हमको वो भी जरा बताइए। बेस कैंप तो हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम तो यहाँ बैठ के हम टीवी में भी देख के हमने कभी सोचा नहीं, वहां आप पहुंच के आई हैं एक महिला। तो चलिए, जो अगले मुलाकात में होने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने आप को फ्री रखना, और हम बिल्कुल हमने 1 to 1 बात करेंगे तब। आपका दिल से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैया, आपका तो धन्यवाद है ही, मेरी तरफ से आपके बेटे को भी बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम निकाल के वो कैमरे के सामने आके इतनी प्राउडली मम्मी के लिए बोल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। आज माँ बच्चे को लेती है, जैसे बालक को हम अपनी कोख में जन्म देते हैं, मैया ने हमको अपने साथ रखा है, आज वही बालक अपने साथ खड़ा है, अपने पीछे खड़ा है, बहुत बड़ी बात है। उसका साथ बहुत बड़ी, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। बच्चे का साथ होना ना, मॉरल्स, आप एक उम्र के बाद हमें फाइनेंशियल जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती, बराबर। मॉरल सपोर्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ये जो सेंटेंस है, और तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा, तुम्हारे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा लड़ा के, बहुत बड़ी बात है। मैया बहुत स्वीट है, मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को बहुत सो मच आशीर्वाद। मैं इस लायक नहीं हूँ, पर मैया के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि उसको बहुत अच्छी लाइफ दे, उसके हर ड्रीम्स पूरे करे मैया, है ना? बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके, आपकी शायद मेरे प्रश्नों से, मेरे अनुभवों से आपके प्रेक्षकों को कुछ प्रेरणा मिलेगी, और जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ फिर से लाइव में। ये पॉडकास्ट ना मेरे को रुला कर गया, मैं रोती नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रोती नहीं। ये 2-4 ऐसी बातें हो गई ना, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हो गई। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रेक्षकों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मिलते हैं। नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे हर।